सभी प्यारे साथियों को गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त संकेत चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो सभी साथी बताएंगे क्या मेरी आवाज़ सभी के पास तक पहुंच रही है? गोविंद, प्रीति, राहुल, सुभाष, अमित, ज्योति, विकास, शिवम, शीतल, दीपक, अंकित, अलका, सोनम, नरेंद्र, गौरव, कोमल, मनीष, पूजा, गुड़िया, बहुत अच्छे, पिंकी, आशुतोष, बहुत अच्छे। सभी साथी एक बार क्लास से जुड़ जाएंगे, फिर क्लास स्टार्ट करेंगे। बच्चों, कल की क्लास में मैंने आपको जलप्रपात बताए थे और मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, बहुउद्देश्य परियोजनाओं को शायद लास्ट किया था ना कल की क्लास में। उससे आगे की चीज़ों को आज हम कंटिन्यू कर रहे होंगे। आगे की चीज़ें जैसे कि आज जो टॉपिक पढ़ेंगे, इंडियन क्लाइमेट, भारत की जलवायु। और ये टॉपिक बहुत अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड है, यानी कि समझने में ऐसे दिक्कत होती है बच्चों को, लेकिन मैं इस तरीके से समझाऊंगा कि बहुत आसानी से चीज़ें आपकी समझ में आ जाएंगी। तो बड़े ध्यान से, बड़े प्यार के साथ चीज़ों को समझने की ज़्यादा कोशिश करनी है, क्योंकि ये ओवरऑल ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है आपका वो समझने वाला है। अगर आप समझोगे चीज़ों को तो समझ में आएगा, नहीं तो फिर कहोगे गुरुजी आपने पता नहीं क्या कराया, हमारे तो पल्ले नहीं पड़ा। तो आप सभी साथियों से मैं कहना चाहूँगा कि सभी कमेंट करना बंद करके और बोर्ड पर और मेरी बातों पर आपको फोकस करना है। ये बात आपको अच्छे तरीके से समझनी है, ठीक है भाई? तबीयत ठीक है गुरुजी? हाँ, अब काफी हद तक मेरी तबीयत ठीक है। झील अगली क्लास में कराऊंगा, आगे करा देंगे झील, ठीक है ना? सारे टॉपिक कराए जाएंगे, निश्चिंत रहिए आप। ये बड़ा टॉपिक है थोड़ा सा, झील एक छोटा सा टॉपिक है, तो किसी भी दिन करा दूंगा झील, आप निश्चिंत रहिएगा, ठीक है ना? अरे झील हो जाएंगी भाई, झील कोई करा थोड़ी दी है, झील के पीछे पड़ गए आप तो। झील भी कराऊंगा, झील भी कराऊंगा, आप निश्चिंत रहिएगा, ठीक है ना भाई? अब बात करते हैं सबसे पहले जलवायु आखिर है क्या। तो जलवायु से पहले जानते हैं वेदर के लिए, मौसम के लिए वेदर क्या होता है। वेदर, वेदर बोलते हैं बच्चों मौसम के लिए, वेदर बोलते हैं मौसम के लिए। मौसम क्या होता है पहले बात ये समझो। अगर मैं बात करूं आपसे, किसी भी स्थान पर जो दिन प्रतिदिन जो बदलाव आते हैं उन्हें वेदर कहते हैं, मौसम कहते हैं। क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। आप कई बार क्या करते हो, फॉर एग्जांपल आपको कहीं बाहर जाना है घर से, अचानक से बारिश स्टार्ट हो गई, आप क्या कहोगे? आज मौसम खराब है, मैं नहीं आ रहा हूं, मैं कल आऊंगा, या फिर मैं बाद में आऊंगा, या मैं देरी से आऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मौसम बहुत जल्दी बदल सकता है। तो आंधी आना, बारिश आना, तूफान आना, वायुदाब कम हो जाना, वायुदाब ज्यादा हो जाना, ये सब क्या है? मौसम को इंडिकेट करते हैं। मौसम मतलब वेदर को इंडिकेट करते हैं। तो मेरी बात आपके समझ में आई होगी, मौसम क्या होता है। तो मौसम किसी भी स्थान की अल्पकालिक अवस्था है। अल्पकालिक का मतलब होता है शॉर्ट टर्म, थोड़े समय की। मौसम एक दिन में भी बदल सकता है, 2 दिन में भी बदल सकता है, 4 दिन में भी बदल सकता है। बात समझ में आई? बहुत अच्छे, क्वेश्चंस भी लेके आऊंगा आप। हाँ, मौसम, हाँ, चेंजेबल होता है बेटा। होती तो क्लाइमेट भी चेंजेबल है, लेकिन बस अंतर इतना होता है कि मौसम जल्दी बदल जाता है और जलवायु बहुत लंबे समय में, 30 साल में जाके परिवर्तित होती है। बात समझ में आई? तो किसी स्थान की दिन प्रतिदिन की वायुमंडलीय, वायुमंडल मतलब एटमॉस्फेयर, जो हमारा आसपास है पृथ्वी के चारों ओर, उसकी जो दशा होती है, वो जो बदलता है, उसे ही हम मौसम कहते हैं। तो क्या लिखोगे? एक पॉइंट लिखोगे, किसी स्थान की, किसी स्थान की, किसी स्थान की दिन प्रतिदिन की, दिन प्रतिदिन की, किसी स्थान की दिन प्रतिदिन की, दिन प्रतिदिन की वायुमंडलीय दशा, वायुमंडलीय दशा मौसम कहलाती है, मौसम कहलाती है, ठीक है ना? क्या कहलाती है? वेदर कहलाती है। वायुमंडलीय दशा दिन प्रतिदिन की, किसी स्थान की दिन प्रतिदिन की, दिन प्रतिदिन जो बदलाव आते हैं वहां के वायुमंडल में, उसे ही क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। यह अल्पकालिक अवस्था है, यह अल्पकालिक, यह अल्पकालीन अवस्था है। कौन? मौसम।
अवस्था है। अल्पकालीन समझते हो ना, अल्पकालीन बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म सिचुएशन है, शॉर्ट टर्म, थोड़े समय में बदल जाता है मौसम। अगर मैं बात करूं थोड़ा समय कितना, तो ये एक दिन में 1 से 7 दिन के बीच बदल सकता है, 1 दिन से लेके 7 दिन तक के बीच ये बदल जाता है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो मौसम क्या है, अभी मैंने इतनी बात की आपसे, तो वायुमंडल की दिन प्रतिदिन जो वायुमंडल के अंदर बदलाव होते हैं किसी स्थान पर, उसे ही क्या बोलते हैं, मौसम कहते हैं। बात समझ में आई? सीरीज टेल मी डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। अरे मेरे भाई अब यही तो समझा रहा हूं कि वेदर में और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान से समझनी है। तो मौसम समझ में आ गया होगा ना। मौसम शॉर्ट टर्म का होता है, एटमॉस्फेयर में जो बदलाव आए अगर वो शॉर्ट टर्म में आ जाएं, थोड़े समय में आ जाएं, 1 दिन से लेके 7 दिन के बीच आ जाएं, तो उसे तो बोलते हैं मौसम। अब जलवायु क्या होती है, क्लाइमेट। तो क्लाइमेट को ध्यान से समझना है। जलवायु, जलवायु, जलवायु बोलते हैं क्लाइमेट। क्लाइमेट, क्लाइमेट क्या होता है, पहले डेफिनेशन ध्यान से समझनी है। अगर डेफिनेशन समझ में आ गई तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। किसी स्थान या फिर किसी देश, किसी स्थान या फिर किसी देश के लंबे समय की मौसम का जो औसत होता है उसे जलवायु कहते हैं। किसी स्थान, किसी स्थान या देश या कंट्री, किसी स्थान या देश की लंबे समय के, लंबे समय भी कितना, 30 साल, 13 ईयर, 30 साल लेते हैं मिनिमम। 30 साल का मौसम का औसत, मौसम का औसत जलवायु कहलाता है। जलवायु, जलवायु कहलाता है, क्लाइमेट कहलाता है। अब देखो ध्यान से समझनी है, जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं एकदम समझ में आ जाएगी। मैंने आपको अभी पीछे बताया कि वेदर क्या होता है, मौसम क्या होता है। तो मौसम अगर एटमॉस्फेयर में बहुत जल्दी कोई बदलाव आ जाए, अचानक से आंधी आ गई, मौसम खराब हुआ, मौसम है। अचानक से बारिश आ गई, अचानक से बारिश बंद हो गई, तो ये सब चीजें क्या होती हैं, ये मौसमी घटनाएं होती हैं। बात समझ में आई आपके? अब दूसरी चीज क्या है, दूसरा बात कर रहे हैं हम जलवायु के बारे में, क्लाइमेट के बारे में। क्लाइमेट क्या होता है, तो किसी स्थान या फिर किसी देश की लंबे समय, यानी कि किसी स्थान की जलवायु बहुत शॉर्ट समय नहीं होता है। मौसम एक शॉर्ट टाइम पीरियड है एटमॉस्फेरिक चेंजेस का, ठीक है ना। लेकिन बच्चों जलवायु लंबे समय का मौसम का औसत है। तो वेदर का 30 साल का अगर मैं एवरेज लूं तो जब जाके किसी स्थान की जलवायु डिसाइड होगी। बात समझ में आई? 6 मंथ नहीं हो सकता क्या? नहीं हो सकता ना भाई। देखो ये मौसम चेंज जो होता है ना, ये क्षणिक होता है। क्षणिक का मतलब शॉर्ट टर्म होता है। ये 1 दिन से लेके 7 दिन तक का इसका टाइम ले सकते हैं, ठीक है ना। बात समझ आ रही है थोड़ी सी? अब जो आप कह रहे हो 6 मंथ वाला प्रोसीजर, उसे बोलते हैं सीजन। सीजन बोलते हैं ऋतु। तो ऋतु मौसम का एक 3 महीने का समय होता है। बात समझ में आई? ऋतु आगे चल के समझाऊंगा कि सीजन क्या होते हैं। अभी 2 चीजों पे समझना है आपको। वेदर क्या होता है, मौसम। तो वायुमंडल के अंदर जो दिन प्रतिदिन जो बदलाव आते हैं उसे मौसम कहते हैं। दिन प्रतिदिन, रोजाना, डेली बेसिस पे जो बदलाव आते हैं, आंधी आ गई, तूफान आ गया, चक्रवात आ गया, ठीक है ना, ये सब चीजें क्या कहलाती हैं, बारिश आ गई, बारिश चली गई, धूप निकल आई, ये तो है मौसम आपका। जलवायु क्या होती है, किसी स्थान के मौसम की 30 साल का औसत ले लो, वो वहां की जलवायु डिसाइड हो जाएगी। बात क्लियर हो गई होगी ना। आपकी वॉइस मस्त है ब्रजेश जी, वॉइस एकदम कतई खतरनाक, जहर, ठीक है ना। आ जाओ चलो। मौसम क्यों बदलता है बेटा, मौसम क्यों बदलता है सारी बात अभी बता दूं, पहले थोड़ा सा रुक तो जा, पहले चीजों को समझ तो ले। क्यों बदलता है उसका कारण होता है। जलवायु क्यों बदलती है उसका भी कारण होता है। अलग अलग देशों की जलवायु अलग अलग पाई जाती है, उसका भी कारण होता है। हर चीज का एक कारण है ज्योग्राफी के अंदर, और वो कारण तुम्हें समझाऊंगा मैं और समझना है तुम्हें। तो पहले चीजों को समझने की कोशिश करो, बाकी जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे एक एक चीज समझाता चला जाऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। बात क्लियर हो गई होगी यहां तक?
ठीक है ना, बात यहां तक क्लियर हो गई होगी कि जलवायु में और इसमें क्या अंतर होता है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं आपसे पूछेगा किसी स्थान की जलवायु निर्धारित होने में कितना समय होना चाहिए, तो लगभग 30 साल का समय लग जाता है किसी स्थान की जलवायु निर्धारित होने में। तो किसी स्थान का 30 साल का वहां का मौसम का औसत वहां की जलवायु कहलाती है। अगर मैं बात करूं आपसे बच्चों भारत की जलवायु कैसी है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, भारत की जलवायु, सभी देशों की अलग अलग जलवायु होती है। भारत की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, भारत की जलवायु, भारत की जलवायु कैसी है, क्लाइमेट ऑफ इंडिया कैसा है, तो आप बताओगे बच्चों उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। क्या बोलते हैं भारत की जलवायु को, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा सीधा सीधा सा भारत की जलवायु कैसी है, तो आप बताओगे उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। उष्ण कटिबंधीय को बोलते हैं बच्चों ट्रॉपिकल, क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल, और मॉनसून को मॉनसूनी बोलेंगे। ठीक है ना, मॉनसून को मॉनसूनी बोलेंगे। तो ट्रॉपिकल मॉनसूनी क्लाइमेट है इंडिया का। अब ये दोनों शब्द आपको समझने हैं कि भैया ये ट्रॉपिकल और मॉनसूनी होता क्या है, ध्यान से समझने, एक एक बात मैं आपको बताऊंगा बहुत प्यार के साथ, और आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझनी है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले, ये दो शब्द हैं ट्रॉपिकल और मानसूनी अलग अलग, ट्रॉपिकल और मानसूनी दो अलग अलग शब्द हैं। अब इन दोनों शब्दों को ध्यान से देखना है, मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिए दोनों शब्द ये अलग अलग। पहले समझते हैं कि आखिर ट्रॉपिकल क्या होता है, उष्ण कटिबंधीय क्या होता है। तो ध्यान से देखना है, मैं आपको यहां दिखा रहा हूं, यहां देखोगे बच्चों तो ये है हमारी पृथ्वी, ये क्या है हमारी अर्थ, पृथ्वी। पृथ्वी तो देखी होगी इस तरीके की है। पृथ्वी के बीचों बीच से कर्क रेखा, सॉरी, पृथ्वी के बीचों बीच से भूमध्य रेखा जाती है। कौन सी रेखा जाती है, भूमध्य रेखा, जिसे आप विषुवत रेखा बोलते हो, ये भूमध्य रेखा। 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं, 0 डिग्री लैटिट्यूड। ऊपर जाओगे इसके ऊपर, ऊपर जाने पे यहां 23.5 डिग्री नॉर्थ पे यहां पड़ती है आपकी कर्क रेखा, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा। नीचे जाओगे आप, यहां पड़ेगी आपकी 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा, 23.5 डिग्री साउथ पे क्या पड़ेगी बच्चों, मकर रेखा। एक एक बात बहुत प्यार से समझनी है, एक एक चीज समझ में आ जाएगी। यहां पे क्या पड़ेगी आपकी, ये है आपकी मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ में, मकर रेखा। ऊपर जाओगे 66.5 डिग्री रेखा पड़ेगी एक, 66.5 यहां पे, ये रही। इधर भी 66.5 डिग्री साउथ, 66.5 साउथ, ये 66.5 नॉर्थ, 66.5 नॉर्थ। अब देखो ध्यान से समझनी है बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सूर्य की जो लंबवत किरणें पड़ती हैं साल भर, लंबवत किरणें यानी कि सीधी किरणें, वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पड़ती हैं। यानी कि ये तो है आपकी कर्क रेखा, ये है आपकी भूमध्य रेखा, भूमध्य इक्वेटर, ये है आपकी मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है ना भाई, ये है आर्कटिक व्रत और ये है अंटार्कटिक व्रत, ये है आर्कटिक व्रत, आर्कटिक व्रत, आर्कटिक सर्कल, और ये नीचे वाला है अंटार्कटिक व्रत, अंटार्कटिक व्रत, अंटार्कटिक सर्कल। अब देखो ध्यान से क्या समझना है, ये जो क्षेत्र होता है कौन सा वाला क्षेत्र, यानी कि कर्क रेखा से लेके मकर रेखा वाला, यहां सूर्य की लंबवत किरणें साल भर पड़ती हैं, साल भर परपेंडिकुलर लाइट पड़ती है सूर्य की इस क्षेत्र में। और इस क्षेत्र का तापमान साल भर ज्यादा रहता है, कैसा रहता है, साल भर हाई रहता है टेम्परेचर, यहां का टेम्परेचर हाई होगा। और बच्चों यहां पूरे साल बारिश होती है, क्योंकि आपने देखा होगा भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है, क्योंकि तापमान ज्यादा होगा तो वाष्पोत्सर्जन भी ज्यादा होगा, तो इस क्षेत्र का टेम्परेचर हाई होता है। रेनफॉल भी हाई होती है, रेनफॉल मतलब वर्षा, R4 रेन, T4 टेम्परेचर, दोनों ऊपर को बना दिए, इसका मतलब ज्यादा होगा। और इस क्षेत्र को, ये जो क्षेत्र है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला, इसे बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल जोन, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं बच्चों, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र,
उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं, ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। किसे कहते हैं? कर्क रेखा और मकर रेखा वाले बीच के क्षेत्र को। ठीक है ना भाई? बफरिंग हो रही है, रुक गया, देखना एक बार चेक कीजिएगा जरा। अब चल रहा है बच्चों क्या? बच्चों एक बार बैक होके ना दोबारा से चला लीजिएगा वीडियो, ठीक है ना? दोबारा से एक बार वीडियो ओपन कर लीजिएगा। वीडियो रुक गया है सर, प्लीज। एक बच्चे का क्वेश्चन है, उत्तरायण और दक्षिणायन क्या है? तो बच्चों उत्तरायण और दक्षिणायन क्या होता है, ध्यान से समझो। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं, 21 जून को, तो इसे बोलते हैं सूर्य का उत्तरायण होना, उत्तरायण होना। ठीक है ना? तो सूरज कहां शिफ्ट हो गया है? नॉर्थ में शिफ्ट हो गया है। तो 21 जून को सूर्य उत्तरायण हो जाता है, उत्तर की तरफ चला जाता है। उत्तरायण का मतलब ये। दक्षिणायन का मतलब ये है कि 22 दिसंबर को सूर्य की लंबवत किरणें कहां पड़ती हैं बच्चों? मकर रेखा पर पड़ती हैं। इसे बोलते हैं सूर्य का दक्षिणायन होना, क्योंकि 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर कैसी उत्तरी अक्षांश रेखाएं हैं, नीचे वाली यानी कि दक्षिणी अक्षांश रेखाएं हैं। बात समझ में आ रही है? तो यानी कि जब 21 जून को सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं तो हम कह देते हैं कि सूर्य उत्तरायण हो गया है। सन शिफ्टिंग ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सन शिफ्टिंग ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये कहा जाता है। ठीक है ना भाई? ठीक है, चलो चीजों को समझो अब ध्यान से, चलो ठीक है ना? अब देखो बात क्या समझनी है, यहां बात समझ में आ गई। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं, साल भर गर्मी रहती है, साल भर बारिश होती है, भयंकर माहौल रहता है। अब बच्चों यहां जो है, यहां ये वाला जो क्षेत्र बना आपका, एक ये वाला यानी कि आपका कर्क रेखा से लेके आर्कटिक वृत्त तक, और दूसरा बना कर्क रेखा से अंटार्कटिक वृत्त तक नीचे, ये वाला जो क्षेत्र बना, इस क्षेत्र में क्या होता है, यहां पर क्या होता है साथियों, यहां पर सूर्य की तिरछी किरणें पड़ती हैं, यहां का तापमान यहां की अपेक्षा कम होता है। जैसे ही आप विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हो तापमान में कमी आती है, टेम्परेचर कम होता है। तो ये जो क्षेत्र होता है आपका, ये वाला जो रीजन बना आपका, ये वाले दोनों रीजन जो बने, ये दोनों, ठीक है ना, ये और ये और ये, इन दोनों को बोलते हैं टेम्परेट जोन। क्या बोलते हैं बच्चों? टेम्परेट जोन, यानी कि शीतोष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। यहां ठंडी पाई जाती है, यहां गर्मी और यहां ठंडी का माहौल, यहां तापमान कम होता है। तो यहां का तापमान कैसा होगा? कम होगा। ठीक है ना? बारिश भी ट्रॉपिकल जोन की अपेक्षा कम होगी। और इस क्षेत्र को, इन दोनों पेटियों को, इन दोनों बेल्ट को क्या बोलते हैं? टेम्परेट जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? टेम्परेट जोन। हिंदी में बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं? शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। अब जो बचा हमारे पास लास्ट वाला, वो बचा ऊपर वाला क्षेत्र, ये पिंक कलर से जो मैं आपको दिखा रहा हूं, दिख रहा है ना ये वाला, यानी कि आपका आर्कटिक वृत्त से नॉर्थ पोल तक और आपका यहां अंटार्कटिक वृत्त से साउथ पोल तक, ये जो क्षेत्र बचा आपका, यहां क्या होता है बच्चों, यहां पर सूर्य की किरणें 6 महीने तक जाती हैं। आपने देखा होगा ना, सूर्य का प्रकाश ध्रुवों पर केवल 6 महीने पड़ता है, 6 महीने रात रहती है। तो यहां ग्लेशियर पाए जाते हैं, ग्लेशियर मतलब बर्फ पाई जाती है। तो यहां ये जो क्षेत्र है इसे बोलते हैं फ्रिज जोन। क्या बोलते हैं बच्चों? फ्रिज जोन बोलते हैं, यानी कि शीत कटिबंध कहते हैं इसे। क्या बोलते हैं? तो ये जो क्षेत्र है, यही लिख देना, ये वाला ऐसे बना के कहीं भी, ये लास्ट वाला जो बचा हमारे पास, यहां पर क्या पाई जाती है? आइस पाई जाती है, बर्फ पाई जाती है, बर्फ। ठीक है ना भाई? बर्फीला क्षेत्र है, आइस पाई जाती है, इसे क्या बोलते हैं? फ्रिज जोन। फ्रिज जोन, ठीक है ना भाई? शीत कटिबंध बोलते हैं। शीत का मतलब भयंकर वाली ठंड होगी, एकदम बर्फ पड़ेगी, शीत कटिबंध, शीत कटिबंध। तो बात समझ में आई? मैंने आपको 3 जोन बताए हैं, ध्यान से देख लेना है। कौन कौन से बताए हैं? पहला था आपका कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच साल भर सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं, तापमान अधिक होगा, बारिश अधिक होगी, इसे बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन।
इसके बाद ये जो आपका मकर रेखा से अंटार्कटिक वृत्त और कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त तक का जो क्षेत्र है, यहां सूर्य की तिरछी किरणें पड़ती हैं और यहां ठंड पाई जाती है, तो यहां का तापमान कम होता है, बारिश कम होती है और इसे बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध, ठंडा माहौल। और यहां जो पिंक कलर से आप देख रहे हो, यहां सूर्य का प्रकाश 6 महीने जाता है और 6 महीने जाता ही नहीं है, तो इस क्षेत्र को बोलते हैं बच्चों आपका कौन सा क्षेत्र, फ्रिज जोन, यानी कि शीत कटिबंध, बर्फ का माहौल होता है। छोटा दिन बड़ा दिन, बेटा छोटा दिन बड़ा दिन यहां नहीं पढ़ेंगे हम, वर्ल्ड ज्योग्राफी में जब सोलर सिस्टम आपको पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा। अभी जलवायु को समझने की कोशिश करो, जलवायु को समझाने की वजह से मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं, और चीजों को समझने की कोशिश करो कि आखिर ट्रॉपिकल का मतलब क्या होता है, सिर्फ इतना मतलब बताने के लिए कि ट्रॉपिकल होता क्या है। अब आपने एक बात देखी होगी बच्चों, अपना भारत, भारत की लोकेशन क्या है, अपना भारत कहां स्थित है मेरे साथियों, आपने देखा है बच्चों भारत की लोकेशन है कर्क रेखा पर, तो यहां कर्क रेखा है और यहां बना दिया मैंने भारत आपका, यहां बना दिया आपका भारत, बात समझ में आई, ये है भारत आपका। अब देखोगे जब भारत कर्क रेखा पर स्थित है तो कर्क रेखा के नीचे वाले आधे भारत किस में आता है, ट्रॉपिकल जोन में, आधा भारत किस में आता है बच्चों, यानी कि आपका टेम्परेट जोन में, यानी कि आधे भारत में तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है और आधे भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, बात समझ में आ रही है। अब देखो बात क्या समझनी है फिर ध्यान से, अब भाई भारत की जलवायु होनी तो दोनों तरीके की चाहिए, शीतोष्ण कटिबंधीय भी और उष्ण कटिबंधीय भी, लेकिन हम भारत की जलवायु को केवल उष्ण कटिबंधीय कहते हैं। उसका कारण यह है कि भारत में उत्तर में, देखो अभी मैं आपको यहां इंडिया बना के दिखा रहा हूं, एक बार देखिएगा अच्छे से, एक एक चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं तो उसे समझने का भी प्रयास करना है आपको, ऐसा नहीं है बस बेटा मजे ले रहे हो आप क्लास में, मजे लोगे समझ में नहीं आएगा, मैं आपको बता रहा हूं चीजों को समझोगे समझ में आएगा। ये मैंने भारत उठा के रख दिया पृथ्वी से यहां, आपको पता है बच्चों भारत के बीचों बीच से जाती है कर्क रेखा, आपको अभी मैंने बताया कर्क रेखा के नीचे वाला क्षेत्र जो कहलाता है वो कहलाता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, क्या कहलाता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र यानी कि ट्रॉपिकल जोन, और ऊपर वाला कहलाता है बच्चों शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है ऊपर वाला। अब देखो ध्यान से क्या समझनी है, हम भारत की जलवायु को उष्ण कटिबंधीय कहते हैं ना कि शीतोष्ण कटिबंधीय, उसका रीजन है कि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, यहां क्या है हिमालय पर्वत, ये है हिमालय बाबा, हिमालयाज, हिमालयाज माउंटेन। हिमालय पर्वत की ऊंचाई कितनी थी मैंने आपको बताई थी, इसकी ऊंचाई है लगभग 6000 मीटर, 6000 मीटर ऊंचा पर्वत है। तो जो साइबेरिया से, साइबेरिया कहां है बच्चों, यानी कि चीन और साइबेरिया इंडिया के पीछे पड़ता है, साइबेरिया क्या है, रूस का एशियाई भाग को साइबेरिया कहते हैं। तो जो साइबेरिया की तरफ से जो ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं, कैसी हवाएं आती हैं, ठंडी हवाएं आती हैं, हिमालय पर्वत इन ठंडी हवाओं को रोक लेता है, भारत में नहीं आने देता, इसलिए भारत की जलवायु शीतोष्ण कटिबंधीय ना होके कैसी है, उष्ण कटिबंधीय है। बात समझ में आई क्या कह रहा हूं मैं, यहां कैसे जाएं गुरुजी, यहां कैसे जाएं, बेटा कहां जाना है? ये तो बताओ जाना कहां है, मैं समझा रहा हूं समझो, जाना आना कहीं कहीं नहीं है, कहीं कहीं पहुंच जाओ बेटा, चल मत देना कहीं हिमालय की तरफ को निकल जाओ, चेक करके आते हैं साइबेरिया जाना है, बेटा नहीं, बहुत मारेंगे चाइना वाले, चाइना वाले पकड़ लेंगे, चोंग पोंग कर देंगे तुम्हारे साथ, ठीक है ना। कोपेन के अनुसार बाद में देखेंगे, पहले जो बता रहा हूं उन चीजों को समझने की कोशिश करो, जो मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय क्यों है, क्योंकि भारत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है इसलिए है। और बच्चों शीतोष्ण कटिबंधीय क्यों नहीं है, क्योंकि हिमालय भारत के उत्तर में है और ये आपके क्लाइमेट डिवीजन का काम करता है, जलवायु विभाजक का काम करता है। जो साइबेरिया से ठंडी हवाएं आती हैं, ठंडी पवनें आती हैं, ये इन्हें भारत में प्रवेश नहीं करने देता, इसलिए भारत की जलवायु शीतोष्ण कटिबंधीय ना होके, टेम्परेट ना होके कैसी पाई जाती है, ट्रॉपिकल पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय पाई जाती है, ठीक है ना भाई। बहुत गजब, एकदम क्या बात है, मौज काट दी। तो ये बताओ मुझे फटाफट से थम्स अप करके कि भारत की जलवायु ट्रॉपिकल क्यों है, ये बात समझ में आई या फिर नहीं आई? अगर आ गई है तो थम्स अप कर दो फटाफट से। ट्रॉपिकल इसलिए क्योंकि भारत उष्ण कटिबंधीय बेल्ट के अंदर पड़ता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंदर पड़ता है। जल्दी से बताओगे मुझे एक बार, उष्ण कटिबंध क्या होता है, शीतोष्ण कटिबंध क्या होता है, कहां सूर्य की प्रकाश लंबवत पड़ता है, बात समझ में आ गई होगी आप सभी के। रागनी गुप्ता दांत निकाल रही हैं,
रोहन चौहान, गुरुजी क्लास रिकॉर्डेड है, आप मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हैं। हाँ बेटा, फुल रिकॉर्डेड क्लास है। ये मैंने पीछे 30 साल पहले आज से क्लास रिकॉर्ड कर दी थी। अंकित सर ये रिकॉर्डेड क्लास चला रहे हैं, 30 साल पुरानी क्लास है बेटा, आज आपको ये देखने को मिल रही है। ठीक है ना, बात क्लियर हो गई होगी। अब बात समझने आया है मानसूनी क्या होता है। मानसूनी देखो ये वाला वर्ड, अब देखो ट्रॉपिकल क्लियर हो गया होगा, मानसूनी के ऊपर बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं बच्चों मानसून शब्द आया कहां से, ये बात करते हैं मानसून के बारे में। मानसून आपने कई बार देखा होगा बच्चों, कई बार भारत में ये बात होती है कि भैया मानसून आने वाले हैं। क्या आने वाले हैं? मॉनसून आने वाले हैं, मॉनसून आने वाले हैं। तो आखिर मानसून है क्या? पहली ध्यान से समझनी है, मानसून जो शब्द आया है, मानसून जो शब्द आया है, ये शब्द आया कहां से है? मानसून शब्द, मानसून वर्ड का ओरिजिन कहां से होता है? मानसून शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो अरबी भाषा के शब्द, अरेबिक लैंग्वेज के अरबी भाषा के शब्द मौसम से हुई है। मौसम, मौसमी मत समझ लेना बच्चों, किससे हुई है? अरबी भाषा के शब्द मौसम से हुई है। मौसम, मौसम। अब इस मौसम शब्द का जो मीनिंग होता है, अर्थ होता है, वो क्या है? इस मौसम शब्द का अर्थ जो होता है वो क्या है? वो अर्थ होता है बच्चों ऋतुओं के अनुसार दिशा बदल लेने वाली पवनें। मानसून ऋतुओं के अनुसार, ऋतु परिवर्तन के अनुसार, ऋतु परिवर्तन के अनुसार दिशा बदल लेने वाली, दिशा बदल लेने वाली पवनें। ठीक है भाई, अब देखो बात समझनी है। सर मानसून किस भाषा का शब्द है? बेटा यहां बताया ना, ये अरबी भाषा का शब्द है, जैपनीज मत लिख देना। तो बच्चों मानसून है क्या? आप देखते हो कि भैया मानसून 15 दिन में इंडिया में आ जाएगा, मानसून गुजरात आ गया, मानसून केरल आ गया, मानसून कर्नाटक आ गया, मानसून लेट आया है, ऐसा आप बार बार न्यूज में देखते होगे। तो आखिर ये मानसून है क्या? तो मेरे साथियों, मानसून कोई भूत नहीं है, मानसून कोई प्रेत नहीं है, कोई डायन नहीं है। मानसून एक प्रकार की विंड है, एक प्रकार की हवा है, एक प्रकार की पवनें हैं। अब ये आई कहां से? मानसून शब्द कहां से आया? तो मानसून शब्द आया अरबी भाषा के शब्द से। और कौन से शब्द से? मौसम शब्द से। अरबी भाषा के मौसम शब्द से आया है मानसून निकल के। मौसम का अर्थ क्या होता है? मौसम की मीनिंग होती है ऋतु परिवर्तन के अनुसार दिशा बदल लेने वाली पवनें। तो मानसून एक ऐसी पवन है जो जैसे ही ऋतु बदलेगी अपनी दिशा बदल लेती है। बड़ी बदतमीज है। ठीक है ना भाई, इतनी बात ध्यान से रखनी है आपको। अगर मैं बात करूं बच्चों आपसे, समझनी कैसे आपको? फॉर एग्जाम्पल अभी चल रहा है शीत ऋतु, ठंडी का समय, विंटर सीजन चल रहा है। ठीक है ना भाई, विंटर शीत ऋतु को ही बोलते हैं ना। वैसे ठंडी चल रही है, ठंडी पवन जा रही है इधर को जा रही है मानसून की पवन। अभी जैसे ही गर्मी का मौसम आया तो ठंड में तो जा रही है इधर को बच्चों, यानी कि ईस्ट की ओर को। जैसे ही गर्मी आई, गर्मी का मौसम आया, तो गर्मी के मौसम में बदतमीज क्या काम करेगी? अपनी डायरेक्शन बदल लेगी, इधर को आ गई। तो ऐसी जो पवनें होती हैं जो अपने ऋतु परिवर्तन के साथ, यानी कि ऋतु परिवर्तन मतलब सीजन चेंज के साथ अपनी डायरेक्शन को बदल लें, उन्हें हम मानसून कहते हैं। तो मानसून पवनों के बारे में आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है ना भाई, बहुत अच्छे, बात क्लियर हो गई होगी। अगर ये बात भी क्लियर हो गई कि भारत की जलवायु मानसूनी क्यों है, क्योंकि भारत में मानसून के द्वारा बारिश होती है। मानसून कहां से आया है? अरबी भाषा के शब्द मौसम से आया है। इसका अर्थ क्या होता है? यानी कि ऐसी विंड, ऐसी पवनें जो अकॉर्डिंग टू सीजन अपनी डायरेक्शन को बदल लेती हैं, मौसम परिवर्तन के साथ अपनी दिशा को बदल दें। ठीक है ना भाई। तो बच्चों भारत में जो बारिश होती है वो किसके द्वारा होती है? मानसून के द्वारा। इसीलिए हम भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहते हैं। और किसी स्थान की जलवायु के लिए दो मुख्य फैक्टर होते हैं। कौन कौन से? एक तो वहां का तापमान,
तो तापमान कैसा है भारत का? उष्ण तापमान है। उष्ण का मतलब ट्रॉपिकल जोन में आता है, तो इसलिए ट्रॉपिकल बोल देते हैं। मानसूनी जलवायु इसलिए कहते हैं भारत की क्योंकि यहां मानसूनी पवनों के द्वारा भारत में वर्षा होती है, रेनफॉल होती है। बात क्लियर है? प्रीति कह रही है सर मैं ब्लॉक हूं क्या? बेटा अभी तक तो नहीं हो, लेकिन हो सकता है हो जाओ, हो सकता है साहब हो जाओ, लेकिन मैं कराऊंगा नहीं, मैं इतना निर्दयी नहीं हूं। ठीक है ना, दया कर दिया आपके ऊपर। आंसर दो प्लीज सर, आंसर दो। बेटा किस चीज का आंसर देना है यार? तुम्हारे दिमाग में कुछ खुजली रहती है, मुझे लग रहा है पक्का। ठीक है ना, पता ना सबके अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं, तुम्हारे अंदर मुझे लग रहा है तुम्हारे माँ बाप ने गुणसूत्रों की संख्या तो कम कर दी है, मम्मी पापा ने, या फिर गुणसूत्र बढ़ा दिए। तुम में कुछ अलग विशेष ही लक्षण है, तुम में जादू वाले गुण है, जैसे ऋतिक रोशन ना है वो जादू मूवी में, वो स्पेशल लक्षण है तुम्हारे अंदर। पता ना कौन सा क्रोमोसोम बढ़ गया आपके अंदर। ठीक है बच्चों, बात क्लियर हो रही है यहां तक? बहुत अच्छे। तो दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी, मानसूनी और बच्चों उष्ण कटिबंधीय। ये आप लिख लेना अपनी नोटबुक में। अब आगे की बात करते हैं। भारत में बारिश कैसे कैसे होती है, ये चीज थोड़ी सी समझनी है। भारत में वर्षा, तो रेनफॉल इन इंडिया हेडिंग डाल देनी है, रेनफॉल इन इंडिया। बारिश कराएंगे आज हम, रेनफॉल इन इंडिया। भारत में वर्षा, वर्षा कोई लड़की नहीं है बेटा, वर्षा का मतलब है रेन, बूंद पड़ना। भारत में वर्षा। अब देखो भैया, कोई भी चीज, गणित वाले गुरुजी ने आपको बताई होगी कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। तो भारत में जो वर्षा होती है वो अपने आप में 100% होती है खुद की। ठीक है ना भाई? अलग अलग स्थान पे अलग अलग बारिश होगी, वो देखेंगे कि कहाँ ज्यादा होती है, कहाँ कम होती है, बारिश कैसे कैसे हो जाती है, ये सब चीजें समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना भाई? बहुत ध्यान से समझनी है। अगर मैं बात करूं आपसे कुछ फैक्ट पहले आपको जो अपनी बुद्धि में आपको डाल लेने हैं, कौन कौन से फैक्ट हैं? पहली चीज बच्चों, एक छोटी सी आपको यह समझनी है कि जब भी तापमान बढ़ेगा, तापमान का मतलब जानते हो ना, जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा तापमान बढ़ेगा, ऊपर को डंडा है इसका मतलब तापमान बढ़ रहा है, तो वहां की वायु यानी कि जो एयर होगी, एयर क्या हो जाएगी? एयर हो जाएगी गर्म, हॉट हो जाएगी। ये तो इतना तो समझ ही जाओगे अंग्रेजी में। अगर किसी स्थान का तापमान अधिक है, टेम्परेचर अधिक है, तो वहां की वायु गर्म हो जाएगी, एयर गर्म हो जाएगी। वायु कैसी हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। गर्म होकर वायु क्या करेगी बच्चों? गर्म होकर वायु ऊपर उठ जाती है। क्या हो जाती है? ऊपर उठ जाती है, ऊपर चली जाती है आसमान में, फिर ठंडी होकर फिर दोबारा नीचे आती है। तो जहां का तापमान ज्यादा होता है वहां की वायु गर्म होगी, गर्म होकर वायु ऊपर उठती है, ऊपर उठती है, ऊपर उठती है, वायु ऊपर उठती है। वायु ऊपर उठती है तो जहां की वायु ऊपर उठ गई वो स्थान कैसा हो जाएगा? वो स्थान खाली हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से समझना है, ये कोई स्थान है, यहां का तापमान ज्यादा है, यहां की जो एयर होगी वो क्या होगी? गर्म होके यहां से ऊपर उठ जाएगी। ये स्थान कैसा हो जाएगा? खाली हो जाएगा। जो स्थान खाली हो गया वहां का वायुदाब कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। उसे बोलते हैं लो प्रेशर जोन, निम्न वायुदाब क्षेत्र। यहां कैसा प्रेशर बन जाएगा? लो प्रेशर। जहां का तापमान कम होगा वहां का प्रेशर कैसा होगा? हाई प्रेशर। क्योंकि वायु की एक क्वालिटी होती है, खास बात होती है कि ठंडी वायु नीचे उतरती है, ठंडी वायु नीचे रहती है, और बच्चों गर्म वायु ऊपर उठती है। आपसे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि गर्मी के दिनों में वायुदाब अधिक होगा या ठंड के दिनों में वायुदाब अधिक होगा, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? गर्मी के दिनों में तो वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी, तो इसका मतलब वायुदाब कम होगा। और ठंड के दिनों में, ठंडी का मौसम है, वायु नीचे ही रहेगी, इसका मतलब वायुदाब ज्यादा होगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में घुमा फिरा के आपसे, तो ये आपको ध्यान रखनी है बात। वायुदाब को किससे मेजर करते हैं? बैरोमीटर से। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किससे मेजर किया जाता है? यानी कि बच्चों बैरोमीटर के द्वारा। तो वायु ऊपर उठ जाएगी, वायु ऊपर उठ जाएगी तो इसके जहां से वायु उठी है वो स्थान कैसा हो जाएगा? खाली स्थान हो जाएगा। खाली स्थान, खाली स्थान का मतलब है वहां पर वायु नहीं होगी, और ऐसे स्थान को क्या बोलते हैं? ऐसे स्थान को बोलते हैं लो प्रेशर जोन। लो प्रेशर जोन।
L फॉर लो प्रेशर जोन, यानी कि निम्न वायुदाब क्षेत्र। क्या बोलेंगे बच्चों? निम्न वायुदाब क्षेत्र। क्या बोलते हैं? निम्न वायुदाब क्षेत्र कहते हैं ऐसे रीजन को। बात क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल। अभी पढ़ाएंगे, एक एक चीज पढ़ाएंगे। अभी मैंने क्या बात बताई है, ध्यान से समझो। किसी स्थान का तापमान अधिक होता है तो वहां की वायु गर्म हो जाती है, गर्म होकर वायु ऊपर उठ जाती है, वो स्थान खाली हो जाता है और वहां निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाता है। अब मान लो इस स्थान का टेम्परेचर ज्यादा है, यहां की वायु गर्म हुई, ऊपर उठ गई, यहां लो प्रेशर जोन बन गया, तो यहां आसपास के क्षेत्र से जहां हाई प्रेशर होगा वहां से पवनें चलने लगेंगी इस लो प्रेशर जोन को घेरने के लिए। इसी तरीके से आपके चक्रवात और आंधी वगैरह आती है। ठीक है ना? चक्रवात और आंधी कैसे आते हैं? सेम इसी सिचुएशन पे आते हैं। हाई प्रेशर और लो प्रेशर का ही खेल होता है। वायु जो चलती है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर दौड़ने लगती है। ठीक है ना? गुरुजी कोहरा, बेटा कोहरा में अभी से कहां से आ गए? तो मैं पढ़ा क्या रहा हूं, कोहरा अलग टॉपिक है, मैं बताऊंगा, वो भी बताऊंगा, वहां तक पहुंचेंगे। लेकिन जो चीजें मैं समझा रहा हूं पहले वो चीजें समझने की कोशिश करो। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। हमेशा जो वायु चलती है, हमेशा जो वायु चलती है, ये भी लिख देना, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। आपने कई बार देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल ऐसा है कि आपके घर में, एक एग्जाम्पल देता हूं, समझोगे बहुत अच्छे तरीके से। आपके घर में गैस है और एक तवा भी होगा, तवे पे रोटी बनाते हैं। अब क्या किया, गैस ऑन कर दी, मतलब गैस स्टार्ट कर दी, तवा रख दिया ऊपर, आपको बुलाया गया, आपका ट्राउजर नीचे उतारा गया और जब 10 मिनट हो जाए गैस चलते हुए, तवा एकदम गर्म हो जाए, जस्ट आपको उठा के तवे पे बिठा दिया गया। अब क्या होगा, जैसे ही तवा गर्म हुआ, नीचे से आग आई, आप जैसे ही तवे पे बैठे, आप तुरंत बेटा 2 फुट ऊपर उछल गए। इसका मतलब सेम सिचुएशन क्या है, जैसे ही वायु गर्म होती है ऊपर उछल जाती है, जैसे आप गर्म होते हो, आपको बिठाया गया, आप भी 2 फीट ऊपर उछल जाते हो। तो सेम सिचुएशन किसकी है, आपकी, और सेम सिचुएशन है वायु की। फिर वो तवा कैसा हो जाएगा, खाली हो जाएगा। बात समझ में आई? तो ऐसे करके लू कैसा दाब होता है? सर जी लू, बेटा लू एक स्थानीय पवन है। पवन का मतलब विंड है, स्थानीय पवनें हैं। लू हो गई, फोन हो गई, शिरोको हो गई, हरमटन हो गई। ये आगे चल के जब मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तब इन चीजों को आपको मैं पढ़ा रहा हूंगा। ठीक है ना? अभी फिलहाल आप तवे पर और गैस पर और अपने ट्राउजर उतार के बैठने की कोशिश करो। अभी सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी है। ठीक है ना भाई? बहुत गजब, क्या बात है। अब देखो एग्जाम्पल कैसा, कितना अच्छा समझो, आप सभी के दांत बाहर आ गए। ऐसे ही समझ जाया करो बच्चों। ठीक है ना? अब देखो भाई, भारत में बारिश करानी है, वर्षा करानी है, तो वर्षा कराओगे कैसे? वर्षा होनी है, होगी वर्षा, मानसून से होगी वर्षा। अगर मैं बात करूं बच्चों आपसे, भारत की जो वर्षा है उसे हम कई पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। कई पार्ट कैसा है? अब देखो, एक होती है हमारी प्री मानसून वर्षा, ठीक है ना, प्री मानसून रेनफॉल, पूर्व मानसूनी वर्षा। फिर एक आती है बच्चों आपकी इसके बाद दूसरी वाली, पहले लिख के देता हूं मैं सारी चीजें, अभी हमारे पास समय भी है। मेरा कमेंट नहीं देखते हो बेटा, फिर किसका देखते हैं हम? आपका ही तो कमेंट देख रहे हैं। ठीक है, वर्षा का डिवीजन करते हैं, वर्षा का, भारत में कैसे कैसे किस ऋतु में बारिश होती है। तो अगर मैं बात करूं बच्चों आपसे, भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा होती है 75% बारिश। ठीक है ना? या फिर सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम शीत ऋतु में वर्षा, ऋतु के अनुसार वर्षा। तो ऋतुओं के अनुसार वर्षा की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा वर्षा जो होती है बच्चों वो ग्रीष्म ऋतु में होती है। ठीक है ना? किस में होती है? ग्रीष्म ऋतु में। तो मैं यहां बच्चों एक एक चीज आपके सामने लिख रहा हूं, आपको बड़े ध्यान के साथ चीजों को देखना है और फिर एक एक चीज समझनी है। ठीक है ना? बहुत प्यार के साथ चीजों को समझने की कोशिश करनी है। पहला, फर्स्ट, प्री मानसून रेनफॉल, प्री मानसून, प्री मानसून रेनफॉल, रेनफॉल इसे बोलते हैं पूर्व मानसून वर्षा, पूर्व मानसून वर्षा। पूर्व मानसून वर्षा का भारतीय वर्षा में कितना पार्टिसिपेट है, कितने % बारिश कराता है? तो पूर्व मानसून वर्षा जो होती है बच्चों, अगर मैं बात करूं तो ये भारत की होने वाली कुल वर्षा का केवल 10% होती है, 10%। अब पूर्व मानसून वर्षा क्या है? पूर्व मानसून वर्षा है जो मानसून आने से पहले वर्षा होती है, मानसून आने से पहले वर्षा होती है, उसे हम प्री मानसून रेनफॉल कहते हैं।
मानसून और चक्रवात में क्या अंतर है? अरे मेरे भाई, चक्रवात कब आता है? जब हाई प्रेशर और लो प्रेशर बनता है तो चारों तरफ की हवाएं घूम घूम के घूमने लग जाती हैं एक ही जगह, ठीक है ना, उस खाली जगह को भरने के लिए तीव्र गति से दौड़ती हैं। अभी साइक्लोन भी कई प्रकार के होते हैं, एंटी साइक्लोन, साइक्लोन, मैं आपको पढ़ाऊंगा वो चीज़, अभी आप इतना ज़्यादा डेप्थ में मत जाइएगा, जितनी बता रहा हूँ चीज़ें मानसून समझो पहले। मानसून एक प्रकार की पवनें हैं, और पवन भी होंगी तो उनकी डायरेक्शन जो होती है वो सीधी होती है, ऐसे ऐसे समझो, पवनें ऐसे चलती हैं। जबकि जब साइक्लोन आता है, चक्रवात, तो हवाएं चारों तरफ से दौड़ के आती हैं इस तरीके से। तो ये अंतर है, ये आपकी पवन है और ये आपका साइक्लोन है। बात समझ में आ गई? तो पवनों की एक दिशा होती है, स्पेसिफिक दिशा की, भैया यहाँ नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट जा रही है, ईस्ट से वेस्ट जा रही है, वेस्ट से साउथ जा रही है। तो मानसून की एक अपनी दिशा होगी, बात समझ में आई, जबकि इनकी जो पवनों की एक दिशा होगी, जबकि साइक्लोन की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। ये समझना है, ये अंतर होता है बस। एक कह रहा है सुनामी को बताओ। अरे मेरे भाई, एक एक चीज बता देंगे, पहले हम समझ लो ना, मैं जो बता रहा हूं आपको वो चीज समझने की पहले कोशिश करो। प्री मानसून रेनफॉल, अब बच्चों प्री मानसून रेनफॉल कब होती है? तो बच्चों ये होती है ग्रीष्म ऋतु में, मार्च से जून के बीच में। प्री मानसून रेनफॉल कब होती है? ग्रीष्म ऋतु में। ग्रीष्म मतलब गर्मी की ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु के अंदर। अब ग्रीष्म ऋतु का भारत में समय कब से कब तक होता है? तो ग्रीष्म ऋतु का समय होता है मार्च से लेके जून तक। कब से कब तक होता है बच्चों? मार्च से लेके जून तक। और मार्च से जून का जो समय है, मार्च से लेके जून तक का जो समय है, हालांकि मई तक का ही होता है, जून से तो फिर आपका वो दूसरा दक्षिणी पश्चिमी मानसून आ जाता है। मार्च से जून तक का, जून प्रारंभ होने तक का जो समय है उसे बोलते हैं ग्रीष्म ऋतु। और ग्रीष्म ऋतु के बाद आती है आपकी फिर कौन सी? रेनिंग सीजन, वर्षात ऋतु। वर्षात ऋतु के बारे में पढ़ाएंगे, पहले यहां समझने की कोशिश कीजिएगा। पता नहीं यार, तुम आपस में, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि अगर चीजें समझनी है तो ध्यान से समझने की कोशिश करो आप। अगर मैं बात करूं बच्चों होता क्या है, देखो ध्यान से समझना है। ये है हमारी पृथ्वी, ये है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी बना दोगे कोने में, ये बन गई। आपको पता है बच्चों ये क्या है? यहाँ पे विषुवत रेखा है, ये कर्क रेखा है, और यहाँ पे मकर रेखा है, ठीक है ना, ये दिख गई आपको। यहां आपको ये बात पता है भारत कहां स्थित है? भारत स्थित है यहां पे, ये रही भारत स्थित है, ये रहा, ठीक है। अब आपको ये एक बात छोटी सी ध्यान रखनी है बच्चों कि 21 जून को सूर्य की लंबवत किरणें कहां होती हैं? कर्क रेखा पर, 21 जून को। और बच्चों मैं आपसे बात करूं 23 सितंबर को कहां होती हैं? तो 22 दिसंबर को कहां होती हैं? तो 22 दिसंबर को होती है मकर रेखा पर लंबवत। जब 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी यहां पड़ती हैं उत्तरी गोलार्ध में, तो आपको पता है भारत में गर्मी कब होती है? जून के महीने में, ठीक है ना। और बच्चों 22 दिसंबर को कहां, यानी कि मकर रेखा पर, तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी पड़ती है तब, और भारत में ठंडी पड़ती है। 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की लंबवत किरणें कहां पड़ती हैं? विषुवत रेखा पर, ठीक है ना। अब देखो होता क्या है, सूर्य ना एक चक्कर मारता है, ऐसे करके चक्कर लगाता है, जैसे कि भाई हर 3 महीने पे जगह बदल देता है अपनी। जैसे कि 21 जून को, जून के महीने में कहां है? कर्क रेखा पर है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर में सूर्य की किरणें कहां होंगी? विषुवत रेखा पर। इसके बाद बच्चों फिर आगे जाओ, सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, दिसंबर में कहां होंगी? मकर रेखा पर। दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी और मार्च, मार्च में कहां होंगी? विषुवत रेखा पर। फिर इसके बाद में मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जून में कहां होंगी? जून में फिर कर्क रेखा पर। जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर कहां आ जाएंगी? विषुवत रेखा पर। तो ये पूरा एक चक्कर एक साल में पूरा करता है सूर्य। बात समझ में आई? एक साल बाद सूर्य फिर वहीं पहुंच जाता है जहां से यानी कि शुरू हुआ था। तो 21 जून को सूर्य की लंबवत किरणें कहां पड़ती हैं? कर्क रेखा पर, तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी पड़ेगी। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें कहां होती हैं? मकर रेखा पर, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में, ऑस्ट्रेलिया में गर्मी पड़ेगी और भारत में ठंडी पड़ेगी। अब देखो होता क्या है, होना क्या है? होना कुछ नहीं है। देखो होता क्या है बच्चों, यानी कि मार्च के बाद देखो हम कब से कब तक पढ़ रहे हैं? मार्च से लेके जून तक प्री मानसून, मानसून से पहले होने वाली वर्षा होती है। तो जैसे ही मार्च के बाद सूरज किधर जाने लगता है? मार्च के बाद सूरज
विषुवत रेखा से कर्क रेखा की तरफ जाता है, और इसे ही क्या बोलते हैं, सूर्य का उत्तरायण होना। तो आपको क्या कहोगे, मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होने लगता है, उत्तर की तरफ बढ़ने लगता है, और जैसे ही उत्तर की तरफ बढ़ता है मेरे साथियों, तो भारत का तापमान कैसा होगा, भारत का तापमान बढ़ जाएगा, भारत में गर्मी बढ़ जाएगी। तो देखा है ना आपने, आप फील करो डायरेक्ट, तभी समझोगे। फील कैसे करना है भाई, मार्च के बाद जैसे ही अप्रैल मई जून आती है तो भारत की गर्मी बढ़ती है, नहीं, जून जुलाई में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है भारत में, नहीं, तो वो कैसे पड़ती है, क्योंकि भाई मार्च के बाद 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो जाता है, भारत का तापमान बढ़ने लगता है, और भारत में स्थानीय पवनें चलने लग जाती हैं, लोकल विंड चलने लग जाती हैं, स्थानीय पवनें। ठीक है ना भाई। तो बात ध्यान से क्या समझनी है, जो मैं आपको बता रहा हूं वो यहां समझ गए होगे आप। अब मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, मार्च के बाद, मार्च से जून में बारिश करानी है, होता क्या है, ये अपना इंडिया है, ये अपना भारत है, ये अपना भारत है। मार्च के बाद भारत का तापमान कैसा होगा, यानी कि देखो मैं आपको बता रहा हूं यहां पे, मार्च के बाद सूर्य, आप लिखोगे मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होने लगता है। सूर्य का उत्तरायण होने से मतलब है कर्क रेखा की तरफ जाने लगता है, सूर्य उत्तरायण होने लगता है, सूर्य उत्तरायण होने लगता है। क्या होने लगता है बच्चों, उत्तरायण, उत्तर की तरफ शिफ्ट होने लग जाता है। आप इसे इंग्लिश में कैसा लिखोगे, सूर्य का उत्तरायण होना, सन शिफ्टिंग ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि सूर्य कर्क रेखा पर शिफ्ट होने को चला जाता है। बात समझ में आई। अब जब भैया इधर को जाएगा सूर्य, तो यानी कि भारत में भी आएगा, क्योंकि कर्क रेखा तो भारत से होकर गुजरती है, तो भारत का तापमान कैसा होगा, बढ़ जाएगा। भारत का तापमान बढ़ने लगता है, यानी कि इंडिया का टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि यहां आ रहा है अब सूर्य की किरणें। अब भाई देखो, जब भी तापमान बढ़ेगा, इंडिया का तापमान बढ़ रहा है, तापमान बढ़ेगा तो वायु गर्म होके ऊपर उठेगी, होके ऊपर उठेगी तो कैसा प्रेशर बन जाएगा, लो प्रेशर बन जाएगा। बात समझ में आई, कैसा प्रेशर बन जाएगा, लो प्रेशर बन जाएगा। अब बच्चों जब लो प्रेशर बन जाएगा तो लो प्रेशर को भरने के लिए आसपास के क्षेत्र से, यानी कि आपकी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, हवाएं आ जाती हैं जहां भी हाई प्रेशर होता है, और इन्हें बोलते हैं स्थानीय पवनें, यानी कि लोकल विंड चलने लगती हैं। जब भाई भारत का तापमान बढ़ेगा तो भारत में क्या चलने लगती हैं, भारत में स्थानीय पवनें चलने लगती हैं, भारत में स्थानीय पवनें, लोकल विंड, स्थानीय पवनें चलने लगती हैं। क्या चलने लगती हैं, स्थानीय पवनें। अगर मैं बात करूं बच्चों, जब ये स्थानीय पवनें चलती हैं, और इन स्थानीय पवनों को जब आर्द्रता कहीं से मिल जाती है, आपने कई बार सुना होगा ना, गांव में कहते हैं कि भैया बादल नदी में पानी लेने उतरे हैं, तो बादल कभी भी नदी में पानी लेने नहीं उतरते हैं। जब भी ये पवनें किसी नदी के ऊपर से होके गुजरती हैं, तो नदी से क्या होता है, पानी जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो बच्चों वाष्पोत्सर्जन होता है, और बादल ऊपर से जा रहा है तो वो वाष्प को ऑब्जर्व कर लेगा। अब जब वाष्प उसके पास आ जाएगी, इसके मतलब उसके अंदर आर्द्रता है, और बारिश कब ज्यादा होगी, जब बादल के पास आर्द्रता होगी। तो जब ये स्थानीय पवनें चलती हैं, क्योंकि मानसून भी एक प्रकार की पवनें हैं, और ये स्थानीय पवनें अलग अलग क्षेत्र में चलती हैं, तो ये जो स्थानीय पवनें हैं ये आर्द्रता ग्रहण कर लेती हैं किसी भी नदी से, किसी भी नहर से, किसी भी झील से, और ये बारिश करा देती हैं। तो स्थानीय पवनें आर्द्रता ग्रहण करके वर्षा करा देती हैं। ठीक है ना भाई। अब जैसे बात ध्यान से समझनी है,
सर जी आपके चलने, हाँ क्या लिख दिया, लचने लिख गया ये, चलने लिख दो भैया, कोई दिक्कत नहीं, आप कर लिया करो इसे, तो भाई इतना तो कर ही सकते हो। तो मैंने आपको क्या बताया, जब भारत की तरफ बढ़ेगा सूर्य तो भारत में क्या होगा, तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो स्थानीय पवनें चलेंगी, स्थानीय पवन। अब ये स्थानीय पवन जब भी क्या करेंगी बच्चों, अपने साथ आर्द्रता ग्रहण कर लेती हैं, ह्यूमिडिटी ले लेती हैं अपने साथ, ठीक है ना। तो लोकल विंड प्लस ह्यूमिडिटी आर्द्रता, तो फिर क्या करा देंगी ये करा देती हैं रेनफॉल करा देती हैं, यानी कि वर्षा करा देती हैं, वर्षा, ठीक है ना। जैसे कि आपने देखा होगा उत्तर भारत में, एक एग्जांपल लिखना है यहीं पे, उत्तर भारत में नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में एक स्थानीय पवनें चलती है जिसका नाम है लू। लू कब चलती है बच्चों, अप्रैल मई में स्टार्ट हो जाती है लू चलना। तो लू क्या है, लू उत्तर भारत में चलने वाली स्थानीय पवन है, उत्तर भारत के अंदर चलने वाली स्थानीय पवन है। ये लू चल रही है, गरम गरम रहपट लगते हैं कान पे बच्चों, मम्मी कहती है बेटा बाहर नहीं जाना है, बाहर लू चल रही है, घर के अंदर रहो। तो जब अप्रैल मई में जब ये लू चलेंगी उत्तर भारत में, तो लू मान लो किसी नदी के ऊपर से जा रही है, कोई नदी जा रही है यहां से, अब लू तो चल रही है, नदी में पानी भी है, ऊपर से लू चल रही है। लू क्या है, एक स्थानीय पवन है, लोकल विंड है, आपने सुना होगा लू का नाम। अगर नदी के ऊपर से लू गुजरेंगी तो ये नदी से जो वाष्पोत्सर्जन हो रहा है उस पानी को ऑब्जर्व कर लेंगी और जाके किसी भी क्षेत्र में हल्की फुल्की बारिश करा देती हैं। तो इसे बोलते हैं प्री मॉनसून रेनफॉल। तो मानसून नहीं आया है अभी तक भारत में, मानसून भारत में अभी तक नहीं आया है, क्योंकि अभी महीना कौन सा चल रहा है, हम पढ़ रहे हैं गर्मी के समय में, मानसून आता है जून के महीने में। तो बच्चों ये है प्री मॉनसून रेनफॉल की स्थानीय पवनें क्या करती हैं बच्चों, यानी कि आर्द्रता ग्रहण करके और बारिश करा देती हैं। और ये स्थानीय पवनें भी क्यों चलती हैं, क्योंकि मार्च के बाद सूर्य नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होने लगता है, और जब नॉर्थ की तरफ सूर्य शिफ्ट होता है तो भारत का तापमान बढ़ता है, तापमान बढ़ता है तो लो प्रेशर क्षेत्र बन जाता है और विभिन्न प्रकार की स्थानीय पवनें दौड़ने लग जाती हैं। बात क्लियर हो रही है? तो मुझे सभी साथी बताओ कि यहां तक जितना भी मैंने आपको बताया है, क्या आपकी समझ में सारी बातें आ गई हैं? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि बच्चों वेदर क्या होता है, मौसम क्या होता है। तो मौसम वायुमंडल की, एटमॉस्फेयर की दिन प्रतिदिन की जो बदलाव आते हैं एटमॉस्फेयर में, उसे मौसम कहते हैं, वेदर कहते हैं। क्लाइमेट क्या होता है, जलवायु क्या होती है। तो मौसम का एक लंबे समय का औसत किसी स्थान की जलवायु कहलाता है, यानी कि वेदर का जो एवरेज ले लें 30 साल का, तो वो किसी स्थान का क्लाइमेट कहलाता है। तो जलवायु बहुत लंबे समय में बदलती है, जबकि मौसम क्षणिक होता है, शॉर्ट टर्म होता है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है, ये बात मैंने आपको बताई। उष्णकटिबंधीय इसलिए है क्योंकि भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का है। यहां लगातार साल भर टेम्परेचर हाई होता है, बारिश ज्यादा होती है। आपसे पूछेगा सबसे ज्यादा बारिश कहां होती है, आप बताओगे विषुवत रेखा के आसपास, क्योंकि विषुवत रेखा पर साल भर लंबवत किरणें पड़ती हैं सूर्य की। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है ना भाई? अगर देखो, अगर आपने समझने की कोशिश की है तो बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर आपका ध्यान पूजा प्रीति सीमा पर गया है बच्चों कमेंट सेक्शन में, तो फिर आप नहीं समझ पाए होगे। तो आपने पक्का समझा होगा, इतनी बात मैं उम्मीद करता हूं आपसे। और बच्चों फिर मैंने आपको बताया कि भाई भारत में मानसूनी पवनों के द्वारा बारिश होती है। मानसूनी पवनें ऐसी पवनें होती हैं जो ऋतु परिवर्तित होते ही अपनी दिशा को बदल लेती हैं। ठीक है ना? तो आज की क्लास यहां तक। प्रियांशु कह रहे हैं हमारा नाम लो, नाम ले दिया है भाई प्रियांशु। ठीक है भाई, तो सभी एक हाँ बच्चों, आवाज बंद हो गई है? ठीक है बच्चों, मिलते हैं कल की क्लास में। सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय। बहुत सारा प्यार आप सभी के लिए।